शौर्य और वाणी वॉशरूम में थे। शौर्य अपना एक हाथ वाणी की कमर पर और दूसरे हाथ की उंगली उसके होठों पर रखकर उसे चुप होने को कहता है। वाणी की आंखें अभी बंद थी, लेकिन शौर्य की ठंडी सांसें वो खुद पर साफ महसूस कर रही थी। इससे उसे साफ पता चल रहा था कि शौर्य उसके कितने करीब खड़ा है। कुछ देर बाद वाणी अपनी एक आंख धीरे से खोलकर अपने सामने खड़े शौर्य को देखती है, जो उसे ही घूर रहा था। यह देखकर वाणी अपनी आंखें वापस से बंद कर लेती है। फिर शौर्य की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। शौर्य का पूरा ध्यान वाणी के चेहरे पर था, इसीलिए उसकी पकड़ वाणी पर ढीली पड़ गई थी। इसी का फायदा उठाकर वाणी जल्दी से खुद को उसकी पकड़ से आजाद करके जाने लगती है, लेकिन तेज चलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरती है। उससे पहले शौर्य उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वाणी सीधे उसके सीने से लग जाती है। वाणी का एक हाथ शौर्य के सीने पर था, वहीं दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। जब वो शौर्य को खुद के पास महसूस करती है तो धीरे से अपना सिर उठाकर शौर्य के चेहरे की तरफ देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। वाणी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से शायद उसके पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए वो अपना एक पैर उठाकर दर्द से करा रही थी। उससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, चलना तो दूर की बात थी। शौर्य बिना किसी भाव के शांति से सब देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र वाणी के दर्द भरे चेहरे पर पड़ती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो बिना कुछ कहे जल्दी से उसको अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वाणी शौर्य की इस हरकत से हैरान हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, मुझे नीचे उतारो। वाणी के बार बार कहने पर शौर्य अपनी आंखें नीचे करके उसे देखता है, जिससे वाणी की पलकें झुक जाती हैं और इसी के साथ वो अब बोलना भी बंद कर देती है। शौर्य बिना कुछ कहे वाणी को आराम से बेड पर बिठाता है। वाणी ने अपने पैरों को छूकर देखा तो उस जगह पर स्वेलिंग होने लगी थी। शौर्य उसके पैर को देखता है, फिर अपने कमरे के इंटरकॉम से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, मेडिकल किट एंड आइस पैक मेरे रूम में फौरन लेकर आओ। इतना बोलने के बाद वो फोन रखकर वार्डरोब की ओर बढ़ जाता है। एक नौकर सारा सामान लेकर जल्दी से शौर्य के कमरे का दरवाजा नॉक करता है। वाणी की परमिशन पर वो अंदर आकर वाणी को सारा सामान देते हुए कहता है, एनीथिंग एल्स मैडम। वाणी नाम में सिर हिलाते हुए आइस पैक लेकर अपने पैर पर रखने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहा था। ज्यादा कोशिश करने पर उसे काफी दर्द होने लगा। वहीं वो नौकर वाणी को ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख कहता है, मैडम आप ये हमें दे दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। उस नौकर के ऐसे बोलने पर वाणी उसकी तरफ देखती है। वो नौकर एक 20 साल का लड़का था। पिता की अचानक मौत होने की वजह से उसे काफी कम उम्र में काम करना पड़ रहा था। वो लड़का ओबराय मेंशन में 1 साल से काम कर रहा था। काम में मेहनती और काफी भरोसेमंद आदमी था। वाणी उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी, लेकिन वो इस चीज में उसकी हेल्प लेने से संकुचा रही थी। आखिर कुछ भी हो, वो कैसे किसी को ऐसे अपने पैर छूने दे सकती थी। इसीलिए वो मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं सोहन, तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोल वाणी फिर से अपने पैरों पर पैक लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे नहीं होता और फिर जबरदस्ती कोशिश करने पर वो दर्द से कराह उठती है। सोहन अपनी मैम को ऐसे स्ट्रगल करते देख कहता है, मैम लाएं, मैं कर देता हूँ, आपके ऐसे करने से दर्द और बढ़ जाएगा। वाणी से अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द की रेखा साफ झलक रही थी। वो अपने लाचार नजरों से सोहन को देख हार मान लेती है। उसे सोहन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। घर में कोई फीमेल स्टाफ था नहीं, ना ही कोई फीमेल मेंबर था सिवाय उसके। वाणी बेबस नजरों से सोहन को देख हाँ में सिर हिला देती है और आइस पैक उसकी तरफ बढ़ा देती है। सोहन जैसे ही आगे बढ़कर वो आइस पैक लेने ही वाला होता है, तभी कोई उससे पहले आकर वाणी के हाथ से वो पैक लेकर सोहन को घूरने लगता है। वो शौर्य था, जो अभी अभी क्लोजेट से अपने कपड़े पहनकर बाहर आया था। तभी उसने सोहन की बात सुनी तो उसकी भौहें तन गई, पर जब वाणी ने आइस पैक सोहन की ओर बढ़ाया तो शौर्य को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा।
शौर्य को सामने देख सोहन डर के मारे अपनी नजर झुकाकर खड़ा हो जाता है। शौर्य उसको वहां खड़ा देख अपनी कड़क आवाज में कहता है, तुम जा सकते हो, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो आइस पैक लेकर वाणी के पास बेड पर आ जाता है। शौर्य की आवाज अब तक सोहन के कानों में गूंज रही थी। वो डर से कांपते हुए वहां से अपने लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगता है। वाणी सोहन को कहती है कि आज तुम्हें कुछ काम करने हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। शौर्य की भौहें चढ़ जाती हैं। सोहन जल्दी से पलटकर अपना सिर झुकाए सहमी आवाज में कहता है, जी जी मैम। वाणी उससे कहती है, सोहन शेफ से कह देना दादाजी को आज लाइट फूड देना है, वो अपना नाश्ता कमरे में ही करेंगे तो उन्हें वहीं दे देना और खाने से पहले उनकी दवाई देनी है। मैंने सब कुछ अरेंज करके उनके कमरे की राइट ड्रॉअर में रखा है। तुम्हें आज के दिन के हिसाब से मेडिसिन निकालनी है। और हाँ, ईशान को आज प्रोटीन शेक बिल्कुल मत देना, अगर जिद करे तो बोलना मैंने मना किया है। शेक की जगह उसे फ्रेश जूस देना। और हाँ, तविश को कह देना कि वो अपना असाइनमेंट याद से ले जाए, आज सबमिट करने का आखिरी दिन है और आज डैड वापस आ रहे हैं तो ठीक 10 बजे ड्राइवर को बोल देना कि उन्हें याद से लेने पहुंच जाए। ऐसे ही वाणी सोहन को घर के हर इंसान की ज़रूरत की छोटी सी छोटी बात बता रही थी ताकि किसी को दिक्कत ना हो। वाणी सब कुछ बताकर सोहन को जाने को कहती है। सोहन भी जल्दी से वहां से निकल जाता है क्योंकि शौर्य की प्रेजेंस उसे काफ़ी डरा रही थी। शौर्य वाणी को ही ऐसे देख रहा था। आखिर खुद के दर्द के बारे में ना सोचकर वो अब भी घर के लोगों के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। सोहन के जाने के बाद शौर्य वाणी के पैरों के पास बैठकर आइस पैक लेकर जैसे ही उसके पैर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वाणी जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप रहने दें, मैं खुद कर लूंगी। वाणी के इतना बोलते ही शौर्य उसे गुस्से में देखने लगता है, जिससे वाणी सहमी हुई अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ जाती है। शौर्य के दिमाग में अभी भी वाणी का सोहन को आइस पैक पकड़ाना ही चल रहा था। वो खुद से ही कहता है, आखिर ये लड़की एक गैर आदमी को छूने की इजाज़त कैसे दे सकती है, जबकि वो मुझसे कह सकती थी मैं तो उसका पति हूँ। यह सब बोलते हुए शौर्य वाणी के पैर पर आइस पैक लगाने लगता है। उसने वाणी से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन वो उससे काफ़ी खफा था। आज शौर्य ने अनजाने में ही सही खुद को वाणी का पति माना था, जिसका उसे खुद को इल्म नहीं था। कुछ पल में वाणी को आराम हुआ तो वो वहीं लेटे लेटे सो गई। शौर्य वाणी को ब्लैंकेट से कवर करके अपना फ़ोन लेकर बालकनी में गया और अमन को कॉल करके कहता है, अमन आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं उन्हें कैंसिल कर दो और साथ ही मैंने जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट मुझे मेल कर दो। रियान को कह देना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर शौर्य जल्दी से फ़ोन काट देता है। फिर इस कमरे में सोई हुई वाणी को देखकर बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सब ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आ चुके थे। शौर्य भी शांति से वहां आकर बैठ गया। ईशान उसे देखकर आश्चर्य से कहता है, भाई आप अब तक तैयार नहीं हुए, आपको आज ऑफिस नहीं जाना? शौर्य उससे कुछ नहीं बोलता तो ईशान मुंह बनाकर कहता है, आप ना हर बात पर मुझे इग्नोर करते हो, आपसे अच्छी तो मेरी भाभी है, एटलीस्ट वो मेरी बात तो सुनती है। इतना बोल ईशान जोर से चिल्लाने लगता है, भाभी भाभी आप कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, आज नाश्ते में क्या है? ईशान की नज़र किचन एरिया की तरफ थी, लेकिन उसने वहां से वाणी की जगह सर्वेंट को आता देख पूछा, भाभी कहाँ है? भाभी भाभी। ईशान के ऐसे चिल्लाने पर शौर्य इरिटेट होते हुए कहता है, वो नीचे नहीं आएगी, उसके पैर में मोच आई है। इतना सुनते ही सब हैरान होकर शौर्य को देखने लगे, लेकिन ईशान परेशान होकर कहता है, और आप मुझे अब बता रहे हो? मैं भाभी को देख कर आता हूँ। ईशान के साथ साथ वहाँ बैठे सभी अपनी जगह से उठ जाते हैं। सबके चेहरे पर वाणी के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। ईशान जैसे ही जाने वाला होता है कि शौर्य उसका हाथ पकड़कर अपनी कर्कश आवाज में कहता है, वो ठीक है और सो रही है, तुम बाद में चले जाना, अभी नाश्ता करो। शौर्य के ऐसे कहने पर ईशान कुछ कह नहीं पाया। उसे शौर्य के लहजे में एक वार्निंग साफ दिख रही थी, इसीलिए वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। सब वापस बैठकर नाश्ता करने लगे। विनय शौर्य को देखकर पूछता है, वैसे भाभी को चोट लगी कैसे? तू कहाँ था उस वक्त? विनय के ऐसे कहने पर
शौर्य का खाना पकड़ा हुआ हाथ रुक जाता है क्योंकि उसे वापस से अपने और वाणी के बीच के वो पल याद आने लगते हैं। उसे वाणी की खुशबू, उसके चेहरे की मासूमियत, उसके होठ को छूना सब याद आने लगता है। ये सब याद करके शौर्य को स्पेशल फील हो रहा था, लेकिन वो अपने जज्बातों को काबू करके बिना किसी भाव के कहता है, मुझे नहीं पता। शौर्य का सीधा सपाट जवाब सुनकर किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो लोग जानते थे जब शौर्य को कोई बात टालनी होती है तो वो ऐसा ही करता है। तभी वहाँ शमशेर आता है और शौर्य को एक फाइल देते हुए कहता है, बॉस, सारी तैयारी हो गई है और ये फाइल विकास ने भेजी है आपके साइन के लिए। शमशेर की बात सुन शौर्य अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर वो फाइल लेकर पढ़ने लगता है। तभी आर्यन के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने शरारती लहजे में कहता है, ओह, लगता है कोई अपनी वाइफ का ख्याल रखने के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रहा है। हाय क्या प्यार है। आर्यन के ऐसे कहने पर शौर्य का हाथ साइन करते हुए रुक जाता है। वो आर्यन को घूरते हुए देखता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। शौर्य के जाने के बाद सब चैन की सांस लेकर आर्यन की बात पर हंसने लगते हैं। तभी विनय मुस्कुराते हुए कहता है, ये शौर्य भी ना कहने को भाभी को कुछ नहीं मानता, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। वरना जो इंसान 102 डिग्री बुखार में भी ऑफिस जाना नहीं भूलता, आज वो भाभी की छोटी सी मूंछ के कारण घर पर रुका है। कुछ तो गड़बड़ है। विनय की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। लविश कहता है, आई विश शौर्य भाई को इस बात का जल्द ही एहसास हो जाए। सब एक साथ उनके लिए मन ही मन दुआ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शौर्य सोफे पर बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। वाणी नाश्ता और दवा लेकर वापस सो चुकी थी। तभी शौर्य का फोन बजता है। सीमा का कॉल देखकर उसका फोन काट देता है, लेकिन सीमा उसे लगातार फोन करती रहती है, जिससे वो इरिटेट होते हुए लैपटॉप साइड में रख देता है। फिर फोन उठाकर खिड़की के पास आ जाता है और अपनी रूपदार आवाज में कहता है, हेलो। क्यों शौर्य आज ऑफिस न जाकर घर पर ही है, जबकि वो वाणी को अपनी पत्नी तक नहीं मानता, या फिर बदलने लगे हैं उसके विचार? जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।